नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगला उपन्यास कपाल कुंडला का हिंदी अनुवाद। आइए आरंभ करते हैं। आपके कृष्णपाल के स्वर में। जिस जगह नवकुमार को छोड़कर यात्री लोग लौट गए, आजकल उसके समीप ही दौलतपुर और दरियापुर नाम के दो छोटे छोटे गांव दिखाई पड़ते हैं। किंतु जिस समय के वर्णन में हम प्रवृत्त हुए हैं, उस समय वहाँ मनुष्यों की बस्ती के कोई भी चिन्ह नहीं थे। वहाँ केवल जंगल ही जंगल थे। परंतु बंगाल के सूबे में हर जगह अधिकांश भूमि जैसी उपज से भरी रहती है, यहाँ वह बात नहीं थी। रसूलपुर के मुहाने से लेकर स्वर्ण रेखा तक विस्तृत कई मील की राह रेत के बड़े बड़े ढूओं में वर्तमान है। थोड़ा और ऊंचा होते ही अनायास रेत की ढूप पहाड़ी कही जा सकती थी। आजकल वहाँ के लोग उसे बिलियाड़ी कहते हैं। इन बिलियाड़ियों की उच्च सफ़ेद शिखर मालाएं, सफ़ेद चोटियाँ दोपहर के बाद सूर्य के प्रकाश में अपूर्व शोभा पाती हैं। उन पर ऊंचे पेड़ पैदा नहीं होते। टीले के तल भाग में सामान्य वन जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है, किंतु मध्य भाग या शिखर पर प्राय सफ़ेद शोभा ही व्याप्त रहती है। नीचे के भाग में भी कटीली झाड़ी, झाऊ और वन पुष्पेयी छोटे छोटे पेड़ दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही नीरस जंगल में साथियों द्वारा नवकुमार अकेले छोड़ दिए गए। पहले लकड़ी का बोझ लेकर जब वे नदी किनारे आए तो उन्हें नाव दिखाई न दी। अवश्य ही उस समय उनके मन में डर पैदा हुआ, किंतु सहसा उन्हें विश्वास न किया कि उनके साथी उन्हें इस प्रकार छोड़कर चले गए होंगे। उन्होंने विचार किया कि ज्वार का जल बढ़ जाने के कारण उन लोगों ने अपनी नाव कहीं दूसरी जगह लगा ली होगी। शीघ्र ही वे लोग खोज लेंगे और नाव पर चढ़ा लेंगे। इस आशा से वह बहुत देर तक किनारा खड़ा रहा, लेकिन नाव न आई। नाव का कोई चिन्ह भी दिखाई न दिया। नवकुमार भूख से व्याकुल होने लगा। प्रतीक्षा न कर अब नवकुमार नदी के किनारे किनारे नाव की खोज करने लगे, लेकिन कहीं भी नाव का कोई निशान भी दिखाई न दिया। अतः लौटकर फिर अपनी पहली जगह पर आ गए। फिर भी नाव को वहां पहुंची न देखकर उन्होंने विचार किया कि ज्वार के वेग से मालूम होता है नाव आगे निकल गई है। अतः अब विपरीत धारा पर नाव पलटने में जान पड़ता है साथियों को विलंब लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे ज्वार का वेग भी शांत हो गया। अतः उन्हें आशा हुई कि साथी लोग ज्वार के बाद लौटेंगे, किंतु धीरे धीरे ज्वार वेग दोबारा बढ़ा, फिर घटने लगा और उसके साथ ही सूर्यास्त हो गया। यदि भाटे में नाव को वापस होना होता तो अब तक वह कभी की आ गई होती। अब नवकुमार को विश्वास हो गया कि या तो ज्वार में वेग नाव पलटकर डूब गई है अथवा साथियों ने ही मुझे छोड़ दिया है। पर्वत के नीचे से चलने वाले व्यक्ति के ऊपर जैसे शिखर आ पड़े और वह पिस जाए, वैसे इस विचार के हृदय में पैदा होते ही नवकुमार का हृदय पिस गया। इस समय नवकुमार के हृदय में जो अवस्था थी उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। साथी लोग भी प्राण से हाथ धो बैठे होंगे। इस संदेह ने भी उन्हें चिंतित किया। विशेषतः जब उनके मन में हुआ कि जान पड़ता है कि उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया है, तो उनके हृदय में क्रोध से और भी शीघ्र उनके हृदय की चिंता दूर हो गई। नवकुमार ने देखा कि आसपास न तो कोई गांव है, न आश्रय है, न लोग हैं, न बस्ती है, न भोजन की कोई वस्तु, न पीने का पानी, क्योंकि नदी का पानी सागर जल की तरह ही खारा है। साथ ही भूख प्यास से हृदय दुखी हुआ जाता है। कठिन समय है और उसके निवारण का भी कोई उपाय नहीं है। कपड़े भी नहीं है। क्या इसी बर्फीली हवा में खुले आकाश के नीचे बिना किसी छाया के रहना पड़ेगा? हो सकता है रात में शेर भालू फाड़ खाएं। आज बचे ही रह गए तो कल यही हो सकता है। प्राणनाश तो निश्चित ही दिखाई देता है। मन की भयानक चंचलता के कारण नवकुमार बहुत देर तक एक जगह पर रुक नहीं सके। वह नदी तट के ऊपर चढ़ गए और इधर उधर भटकने लगे। क्रमशः अंधकार बढ़ने लगा। सिर पर आकाश में नक्षत्र ठीक उसी प्रकार लगने लगे जैसे नवकुमार के अपने गांव में उगा करते थे। उस अंधकार में चारों तरफ सन्नाटा, भयानक गहरा सन्नाटा। आकाश, वन, नदी, समुद्र सब तरफ से भयानक सन्नाटा। केवल बीच बीच में गर्जन, समुद्र की गर्जन और अन्य पशु पक्षियों का कठोर स्वर सुनाई पड़ जाता था। फिर भी उसी भीषण अंधकार और सन्नाटे में नवकुमार इधर उधर घूम रहे थे। कभी नदी के चारों तरफ घूमते, कभी बीच में,
कभी चोटी पर और कभी स्तूप के शिखर पर चले जाते थे। मन की चंचलता उन्हें एक जगह स्थिर नहीं रहने देती थी। इस तरह घूमते हुए हर पद चिन्ह पर पशु का भय था, लेकिन वही डर तो एक जगह खड़े रहने पर भी था। इस तरह घूमते घामते नवकुमार थक गए, दिन भर के थके थे, अतः और भी शीघ्र ही शिथिलता आई। अंत में एक जगह बालियाड़ी के सहारे बैठ गए। घर की सुख सैया याद आ गई। जब शारीरिक और मानसिक चिंताएं एक साथ आ जाती हैं और अस्थिर कर देती हैं तो उस समय कभी कभी नींद भी आ जाती है। नवकुमार चिंतामग्न अवस्था में निद्रित होने लगे। मालूम होता है यदि प्रकृति ने ऐसा नियम न बनाया होता तो मारे चिंता के आदमी की मौत ही हो जाती। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। शेष कल। धन्यवाद।